हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में पढ़े थे और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किए थे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन और एंड पॉल्यूटेंट। हम लोग पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन होता क्या है, जिसमें हम लोग डिफिनीशन ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें मेजर जो पॉल्यूशन है, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या मैरीन पॉल्यूशन, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन क्या है, मतलब पॉल्यूशन को हम किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ पॉल्यूटेंट और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। अगर लेक्चर लंबा होगा तो उसको 2 पार्ट में आप लोग को पढ़ाएंगे और ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हम किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिफिनीशन पार्ट्स में आ जाते हैं। डिफिनीशन में क्या पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो ध्यान से डिफिनीशन सुनिएगा। कहता है पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक of our physical environment or any component of the environment, that is air, water, soil etc., which can cause harmful effect on various form of life। कह रहा है कि अगर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब में कोई ऐसा अनवांटेड चीज या हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिला दे जिससे उसका फिजिकल, उसका केमिकल या उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो जाए, चेंज कर जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर एयर में हम लोग कोई भी टॉक्सिक गैसेस मिला देते हैं, बहुत सारा जो है पॉल्यूटेंट मिला दे रहे, बहुत सारा जो है हार्मफुल गैस मिला दे रहे, तो उस एयर का केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर गया, फिजिकल अपीयरेंस भी खराब हो गया। आपको दिख रहा है कि एयर एकदम वाइट है, धुंधला है, स्मोक है, ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस भी उसका आपको दिख रहा है। दूसरा, केमिकल कैरेक्टर भी उसका चेंज हो गया। अब जो नेचुरल एयर में जितना गैसियस पार्टिकल का जो परसेंटेज था उसमें क्या हुआ, बहुत सारा अनवांटेड गैस आ गया जिससे उसका केमिकल कैरेक्टर भी हो गया चेंज। साथ ही साथ बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया, वायरस जो है, इस पूरे वातावरण में आपको एयर में मिल चुका है, तो वो भी क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी चेंज कर रहा है। उसी तरह अगर वाटर में आप देखेंगे तो अगर साफ पानी है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगा, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसे चेंज हो गया। अगर उसमें हम लोग कचरा डाल रहे हैं तो वो पानी अब काला दिख रहा है, तो आप उसका फिजिकल देख रहे हैं। अगर आप केमिकल उसका स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंपोजिशन होना चाहिए वाटर में, उसमें काफ़ी जो है टॉक्सिक या अनवांटेड केमिकल जो है आके मिल गया। अगर बायोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे तो आप जो मिनरल्स वाटर है या जो शुद्ध पानी है उसमें देखेंगे कोई बायोलॉजिकल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर जैसे ही उसमें आप अनवांटेड चीज़ डाल रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, इसमें बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है, जो हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ पर जो है गलत प्रभाव डाल रहा है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ रहा है। दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। व्हेन एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एनवायरनमेंट, कह रहा है अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अपने एनवायरनमेंट में मिलाते हैं सो दैट इट बिकम लेस फेवरेबल फॉर मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या कह रहा है डिफिनीशन, कह रहा है कि जब कभी भी हम कोई एक्स्ट्रा चीज जो इस वातावरण में प्रेजेंट नहीं था, जो अनुकूल नहीं था, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो व्हेन एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एनवायरनमेंट सो दैट इट बिकम लेस फेवरेबल फॉर मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना। जिसमें हम आपको बता रहे थे कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज मिला रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री से बहुत सारा कचरा निकल रहा है, तो वो कचरा क्या कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेस में आप मिला दे रहे हैं, तो उस वाटर का क्वालिटी खराब हो रहा है। उस वाटर को जो जो कंज्यूम कर रहा है उसके हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो किसी तरह का लिविंग बीइंग्स हो। ठीक है, एयर में अगर हम पॉल्यूशन मिला रहे हैं, इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, काफी धुआं छोड़ रहा है, उस धुआं में क्या है, बहुत सारा टॉक्सिक गैसेस भरा पड़ा है। आपका जो ऑटोमोबाइल है वो भी काफी धुआं छोड़ रहा है,
तो उसके कारण क्या हो रहा है, एयर का क्वालिटी खराब हो रहा है। फिर जब हम उसको इनहेल कर रहे हैं तो हम लोग को भी क्या हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही इस डिफिनीशन में कह रहा है कि व्हेन एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एनवायरनमेंट सो दैट इट बिकम लेस फेवरेबल फॉर द मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको ये दोनों डिफिनीशन समझ में आ रहा होगा। हिंदी में इसको अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है, पर्यावरण में अनुपयुक्त पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। जब हवा में, पानी में, मिट्टी आदि में अनुचित पदार्थ, कण, द्रव मिल जाते हैं तो वह दूषित हो जाते हैं, जिससे सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया कि पॉल्यूशन किसको कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में कि कौन कौन सा पॉल्यूशन का टाइप्स होता है। हालांकि हम लोग यूनिट 2 में इसको और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बहुत तरह का है, जिसमें हम लोग मेजर पॉल्यूशन के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और मैरीन पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे कि एयर पॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे डिफिनीशन एयर पॉल्यूशन का। कहता है एयर पॉल्यूशन इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। कहता है कि एयर पॉल्यूशन सबसे डेंजरस फॉर्म है पॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है लिविंग बीइंग का। अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल लें तो हम लोग को पता है कि हम लोग जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो अगर एयर में किसी तरह का कोई पॉल्यूटेंट है तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और उस तरह से बहुत सारा डिजीजेज उसके कारण या बहुत सारा जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में याद रखना है कि एयर और वाटर दो ऐसा पॉल्यूशन है या दो ऐसा चीज है जिसको डायरेक्ट हम कांटेक्ट में रखते हैं, और अगर इसके क्वालिटी में किसी भी तरह का चेंजिंग आता है तो वो डायरेक्ट आपके हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कहता है एयर पॉल्यूशन मींस द प्रेजेंस ऑफ केमिकल और कंपाउंड, जिसको हम लोग पॉल्यूटेंट कह रहे हैं। पॉल्यूटेंट कहने का मतलब होता है पॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हम लोग डालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो कह रहा है एयर पॉल्यूशन मींस द प्रेजेंस ऑफ केमिकल और कंपाउंड इन द एयर विच आर नॉट नेचुरली अकर एंड विच lower the quality of air and harmful all living things in the atmosphere। कह रहा है एयर पॉल्यूशन हम किसको कह रहे हैं, तो कह रहा है नेचर में जो एयर प्रेजेंट है उस एयर में जितना भी क्वांटिटी अलग अलग गैसेस का है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारा हार्मफुल गैसियस पार्टिकल्स को मिला रहे हैं जिसको हम लोग पॉल्यूटेंट कह रहे हैं। ठीक है, जिससे उस एयर का क्वालिटी क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है, और वह एयर जो है जिसका क्वालिटी खराब हो चुका है वह डायरेक्टली किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए जो है वह फेवरेबल नहीं है। क्लियर हो रहा है? इट इज मेनली काउज ड्यू टू द रिलीज ऑफ वेरियस केमिकल और गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। देखिए एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, ठीक है, देखिए कारण तो दो तरह का है, या तो नेचुरल भी है या आर्टिफिशियल भी है। नेचुरल क्या है कि हो सकता है बहुत सारे वैसे जगह पर, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी के फटने के कारण, वोल्केनो के फटने के कारण लार्ज अमाउंट में गैसियस पार्टिकल निकलता है, तो ये नेचुरल कारण है जिससे एयर पॉल्यूशन हो सकता है। आप देखे होंगे या सुने होंगे बहुत सारे फॉरेस्ट में जो है जंगल में आग लग जाता है, तो उसके बर्निंग के कारण, फॉरेस्ट के जलने के कारण उससे भी बहुत सारा गैसेस है। तो ये नेचुरल डिजास्टर है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पर आर्टिफिशियल, देखिए नेचुरल डिजास्टर तो कभी कभार आएगा ना, पर जो आर्टिफिशियल मेथड जिससे एयर का पॉल्यूशन कर रहे हैं वो तो हम लोग डेली जनरेट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का स्टेब्लिश्ड हुआ है या पूरा वर्ल्ड जब इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ है तो वो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, ये सबसे बड़ा स्रोत हो चुका है एयर पॉल्यूशन का। तो क्या कह रहा है, इट इज मेनली काउज ड्यू टू द रिलीज ऑफ वेरियस केमिकल और gases into the atmosphere. The biggest source of air pollution is the burning of fossil fuels।
याद रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन का मुख्य कारण है वह फॉसल फ्यूल्स के जलाने के कारण है। जैसे एग्जांपल, हम लोग थर्मल पावर प्लांट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोयला जला रहे हैं। बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है वह हीट जो है कोल के मदद से ले रहा है, तो कोल का जब कंबसन करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वह आपका गैसियस पार्टिकल छोड़ेगा, स्मोक छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और भी अदर गैसेस छोड़ेगा। फिर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल में यूज़ कर रहे हैं या बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कंबसन के कारण क्या हो रहा है, फिर गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकल रहा है। तो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जिसमें एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब आ जाता है। ठीक है, और कहाँ ये सब यूज हो रहा है, तो इन इंडस्ट्रीज, इन ऑटोमोबाइल्स। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है मेजर गैसेस एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। पॉल्यूटेंट आपको पहले बता दिया हूं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, जो भी सब्सटेंसेस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा उसको क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो द मेजर गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब उसमें डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है, फिर सल्फर ऑक्साइड, जिसमें सल्फर ऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो आई थिंक आपको एयर पॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो डिफिनीशन क्या कह रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज और अल्टरेशन, जिसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं, इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर विच मेक्स अनसुटेबल फॉर यूज एंड लोअर द वाटर क्वालिटी। कह रहा है कि अगर वाटर के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल में किसी तरह का चेंज आ जाए, कब चेंज आएगा, जब उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस आके मिल जाए, जिससे उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाए और वह अनसुटेबल हो, वह उपयुक्त या उपरोक्त नहीं हो आपके यूज करने के लिए, और साथ ही साथ वाटर का क्वालिटी भी खराब हो जाए, तो हम कहेंगे उसको वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, अगर आप साफ पानी देख रहे हैं, आप प्योर वाटर देख रहे हैं, तो प्योर वाटर हम किसको कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेकेड आई से देखे हमको साफ दिखा तो वो प्योर हो गया, हो सकता है उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजिंग आ गया हो, उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, छोटा छोटा ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा हो। ठीक है, फिजिकल का मतलब हो सकता है आप दो ग्लास में पानी रख रहे हैं, एक एकदम ट्रांसपेरेंट है, दूसरा जो है ब्लैक है, तो अब फिजिकली अपीयरेंस से पता चल गया कि नहीं, वो जो ग्लास में जिसमें पानी ब्लैक है वो अच्छा पानी नहीं है। फिर केमिकल हो सकता है कि वाटर में आपको साफ भी दिख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, पर उसमें बहुत सारा वैसा मिनरल्स, केमिकल मिला हुआ है जो आपके बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। तो क्या कर रहा है कि अगर वाटर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आ जाए और वह वाटर जो है वह सूटेबल नहीं हो आपके लिए, या हम कह सकते हैं कि वाटर का क्वालिटी खराब हो गया हो, तो हम कहेंगे वह वाटर पॉल्यूट हो गया, जिसको हम लोग वाटर पॉल्यूशन कह रहे हैं। कह रहा है कि वाटर पॉल्यूशन अकर व्हेन पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का मतलब जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन अकर व्हेन पॉल्यूटेंट लाइक सीवेज, इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट एक्सेट्रा। मतलब देखिए वाटर पॉल्यूशन हो किसके लिए कर रहा है, तो आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा जो सीवेज है, जो नाला है, उसका पानी जो है बिना ट्रीटमेंट किए हुए डायरेक्ट वाटर सोर्सेस में डाल दिया जा रहा है। तो उस जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, वाटर सोर्सेस में जा रहा है, तो वहाँ के वाटर के क्वालिटी को खराब कर रहा है। अगर आप उस वाटर को यूज़ कर रहे हैं और बिना अच्छे ट्रीटमेंट किए हुए, तो उसका जितना भी केमिकल है या बैक्टीरियल फॉर्म है वो डायरेक्ट आपके बॉडी में जा रहा है, जिसके कारण आपको बहुत तरह का डिजीजेज हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वाटर पॉल्यूशन अकर व्हेन पॉल्यूटेंट कहाँ से मिल रहा है, तो सीवेज से मिल रहा है, इंडस्ट्री से मिल रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट मिल रहा है, हाउस होल्ड वेस्ट एक्सेट्रा, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज विदाउट एडुकेटेड, मतलब पर्याप्त या प्रॉपर ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल मटेरियल। क्या कह रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कब होता है,
ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कब होता है? जब कोई पॉल्यूटेंट कहाँ से निकल रहा है, तो आपके नाला से निकल रहा है, इंडस्ट्री के वेस्ट से निकल रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट से निकल रहा है, या आप घर में जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे निकल रहा है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वाटर जो सोर्सेस है उसमें जाके मिल जा रहा है। कब मिल जा रहा है? जब आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे उस वाटर का क्वालिटी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो आई थिंक आपको वाटर पॉल्यूशन भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे पार्ट्स में आ जाते हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल due to the presence of toxic material, chemicals, radioactive material, etc. which reduce the productivity of soil। कहने का मतलब है कि अगर हम मिट्टी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल, केमिकल्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल या वेस्टेज जो है मिला दे रहे हैं। जैसे टॉक्सिक मटेरियल कहने का मतलब है कि हम लोग कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में जहरीला पदार्थ होता है जो डायरेक्टली क्या होता है, फिर सॉइल में चला जाता है। हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसमें बहुत तरह का केमिकल होता है, वो भी फाइनली क्या होता है, सॉइल में चला जाता है। अगर रेडियो एक्टिव वेस्टेज है तो उसको भी हम लोग डिकम्पोज करने के लिए क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, उस सॉइल का फर्टिलिटी खराब हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी टॉक्सिक मटेरियल के कारण या केमिकल्स के कारण या रेडियो एक्टिव वेस्टेज मटेरियल के कारण किसी भी सॉइल का फिजिकल में, केमिकल में या बायोलॉजिकल कंडीशन या उसके कैरेक्टर में चेंज आ जाता है और साथ ही साथ उस सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है, उस सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस कर जाता है, तो हम कहेंगे कि वो सॉइल जो है पॉल्यूटेंट हो चुका है और उसी को हम लोग सॉइल पॉल्यूशन कह रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सॉइल पॉल्यूशन is presence of pollutant in the soil in high concentration that is harmful for the human and ecosystem। कह रहा है कि अगर सॉइल में हम कुछ ऐसा हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला दे, कितना ज़्यादा मात्रा में, जिससे उस सॉइल का जो है वह फर्टिलिटी खराब हो जाए और वह ह्यूमन के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम के लिए खराब हो जाए, तो हम कहेंगे कि सॉइल मेरा पॉल्यूशन हो गया या सॉइल मेरा पॉल्यूटेंट हो चुका है। ठीक है। कह रहा है कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स, केमिकल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, फूड, क्लोथ्स, लेदर गुड्स एक्सेट्रा ऑल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द काउजिंग सॉइल पॉल्यूशन। कह रहा है कि सॉइल पॉल्यूशन में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स है उसका भी यूज़ कर रहे हैं, केमिकल है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ठीक है, लेदर है, प्लास्टिक है जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब आ जाता है। तो वो सब क्या कर रहा है, पूरे सॉइल को पॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है। तो आई थिंक आपको सॉइल पॉल्यूशन भी समझ में आ चुका होगा। अब नॉइज पॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो कहता है, पहले तो क्लियर होना चाहिए कि नॉइज किसको कहते हैं। तो कहता है नॉइज कैन बी डिफाइंड एज एन अनप्लेजेंट एंड अनवांटेड साउंड। कहता है कि जो आपके कान को, दिमाग को जो साउंड अच्छा नहीं लगे, वो सारा साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप म्यूजिक सिस्टम यूज कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम जो है वह कम है और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो वो नॉइस के अंदर, वो साउंड नॉइस के अंदर नहीं आएगा। पर उसी रूम में क्या किए, बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगा दिए, डीजे सिस्टम लगा दिए, तो हो सकता है वो आपको अनसुटेबल लगे, अनप्लेजेंट लगे, तो आप कहेंगे कि वो साउंड जो है नॉइस का काम कर रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्मूथली पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, सिर्फ साउंड है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। पर अगर हम आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो साउंड क्या हो जा रहा है, अनप्लेजेंट हो रहा है, तो वो आपके लिए नॉइस पॉल्यूशन का काम कर रहा है। अगर आप एयरपोर्ट पर गए और जो प्लेन है वो टेक ऑफ या लैंड कर रही है, तो आप उस समय नोटिस कर रहे होंगे कि वो साउंड आपको फेवरेबल नहीं महसूस होगा, तो वो भी क्या हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन का पार्ट हो गया। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है, नॉइस कैन बी डिफाइंड एज अनप्लेजेंट एंड अनवांटेड साउंड।
ओके। अब याद रखना है कि साउंड को जो हम लोग मेज़र करते हैं वह डेसिबल यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, उसी तरह साउंड के क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज़ करते हैं। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीबी से डिनोट करते हैं। कहता है ए डेसिबल वैल्यू एबव 80 इज कंसिडर्ड टू बी नॉइज पॉल्यूशन। अगर किसी सोर्स से साउंड निकल रहा है और उसका जो साउंड का क्वालिटी है या क्वांटिटी जो है या यूनिट जो है वह 80 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि वह नॉइज पॉल्यूशन कर रहा है, मतलब वो साउंड जो है वह नॉइज पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन पार्ट्स में आते हैं। क्या कहता है? नॉइज पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड, unpleasant sound that causes discomfort or harmful impact for all living being is known as noise pollution। क्या कह रहा है कि हम noise pollution किसको कह रहे हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि अगर कोई unwanted या unpleasant sound जो है वह आपको discomfort दे रहा है, आपको harmful impact दे रहा है, तो उसको हम लोग नॉइस पॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके जस्ट घर के बगल वाला जो है वह ड्रिलिंग मशीन चला रहा है या वाइब्रेटर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो साउंड आपके लिए अनवांटेड, आप चाह नहीं रहे फिर भी आपको मिल रहा है, जिससे कि आप डिसकम्फर्ट हो रहे हैं, आप अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे, तो वो साउंड आपके लिए क्या हो गया? नॉइस पॉल्यूशन का काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है? अगर आपका घर जो है किसी एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक है या स्टेशन से नज़दीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि जब ट्रेन आ रही है तो उसका जो विसल बज रहा है वो साउंड भी आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, या जो एरोप्लेन टेक ऑफ या लैंड कर रहे तो उसका भी जो साउंड आ रहा है वह आपको फेवरेबल नहीं होगा, आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा, तो वो साउंड भी क्या हो गया? आपके लिए नॉइस पॉल्यूशन का काम कर रहे हैं। किसी ट्रैफिक में आप फंसे हैं और पीछे वाला आपको हॉर्न मार रहा है, काफ़ी हॉर्न मार रहा है, ट्रैफिक जाम है, तो वो साउंड भी आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा, तो वो भी किसके अंदर आ गया? नॉइस पॉल्यूशन के अंदर आ गया। बस सिंपल ये याद रखना है कि अगर कोई साउंड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वह 80 डेसिबल से ऊपर होगा, तो हम कहेंगे कि वो साउंड जो है वह नॉइस पॉल्यूशन के लिए या साउंड पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान देंगे। अभी आपको क्या बताऊं कि साउंड को मेज़र करने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर, उसी तरह साउंड के लिए भी जो यूनिट यूज़ करते हैं वो डेसिबल करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? अच्छा, मेन सोर्स ऑफ साउंड क्या हो सकता है जिसको नॉइज पॉल्यूशन भी कह रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल सेक्शन। अगर आप किसी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे तो वहाँ जो वर्कर, वहाँ जो एम्प्लॉई काम कर रहा है वो कंटिन्यूस नॉइज पॉल्यूशन का शिकार होता है, और नॉइज पॉल्यूशन से डायरेक्टली आपके बॉडी ऑर्गन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट आपके माइंड पर इफेक्ट करता है। अगर आप बहुत सारे मशीन के पार्ट्स के पास हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है साउंड मशीन क्रिएट कर रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप अच्छे से नींद आपको नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या आप इवन आप बहरा हो सकते हैं, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो साउंड पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। तो कह रहा है मेन सोर्सेस ऑफ साउंड पॉल्यूशन इज इंडस्ट्रियल सेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, हाउस होल्ड। हो सकता है हाउस होल्ड में भी आप मिक्सर, ग्राइंडर ये सब यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी उससे भी साउंड निकलता है, या ड्रिलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं उससे भी काफ़ी साउंड निकलता है। फिर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, मान लीजिए आप स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है पब्लिक को एड्रेस करना है तो लाउड स्पीकर लगा है, बहुत सारा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, तो वो भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन का मुख्य कारण हो सकता है। फिर एग्रीकल्चरल मशीन भी काफ़ी साउंड क्रिएट करता है। मान लीजिए थ्रेसर मशीन है, बोरिंग करने वाला जो है डीजल सेट है या ट्रैक्टर है, तो ये सबसे काफ़ी साउंड निकलता है। फिर डिफेंस इक्विपमेंट, मान लीजिए तोप है, या अगर हम लोग कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ से भी, या मशीन गन, स्टेन गन हो, तो ये इससे भी काफ़ी साउंड निकलता है जो नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई थिंक आपको नॉइज़ पॉल्यूशन भी समझ में
आ चुका होगा। अब हम लोग 5वें पॉइंट पर आ गए और 5वें पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो पहले ध्यान से सुनेंगे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता क्या है। तो कहता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण अगर कोई पॉल्यूशन होता है तो उस पॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है, तो कहता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और जो भी चीज़ अनस्टेबल होगा वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो कहता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंसेस जिससे अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशन या हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलता हो, वो सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और उस सब्सटेंसेस के कारण किसी तरह का कोई पॉल्यूशन होता हो तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या कहता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इमिशन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इनटू एयर, वाटर और लैंड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। कहता है द मेन सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन, यूरेनियम माइनिंग, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट या रिफाइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्सेट्रा। कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि अगर मान लीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलता है, जैसे अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, तो वो क्या कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जो वेस्ट है उसको लैंड में हम अंदर दबा के रख दिए हैं तो सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। अगर उसका वेस्टेज जो है वाटर सोर्सेस में डाल दिए तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिव वेस्टेज के कारण एयर, वाटर या लैंड में पॉल्यूशन हो रहा है तो ऐसे सारे पॉल्यूशन को रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, मान लीजिए आप परमाणु बम का यूज करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे, तो किसी एरिया में अगर आप न्यूक्लियर बम गिरा रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे उस न्यूक्लियर बम के गिरने के कारण सबसे पहला लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होता है। इसका मतलब है कि जब जिस जगह पर न्यूक्लियर वेपन गिरता है उस जगह का टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है पहला। इसका मतलब उसी समय उस जगह का जो इन्वायरमेंट है उसमें गजब का चेंजिंग आता है। तो क्लियर हो गया कि पहला तो उतने टेम्परेचर पर कोई लिविंग बीइंग बच ही नहीं सकता है, और लगभग 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उस एरिया में पूरा रेडिएशन का खतरा हो जाता है, क्योंकि जैसे वह न्यूक्लियर बम गिरता है तो उसके कारण क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है उसमें रेडिएशन या उसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है, डीके होना स्टार्ट होता है, और फिर उससे जब डीके होता है तो उसमें बहुत सारा जो है रे निकलता है जो एयर के साथ मिल जाता है, और जब लिविंग बींग्स उसके संपर्क में आता है तो उसके कारण इंजर्ड हो सकता है या इवन मर भी सकता है। तो देखिए ये कितना बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एयर में, वाटर में या लैंड में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कारण पॉल्यूशन बनता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहेंगे। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में चले जाते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता क्या है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं, उस यूरेनियम को फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन उसके साथ टकराता है तो क्या होता है, उसमें एक चेन रिएक्शन होता है, और उस चेन रिएक्शन के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होता है। उस हीट एनर्जी का यूज करते हैं वाटर को स्टीम बनाने में, और फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपल होता है और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। और फाइनली वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है वो लगभग 10 साल 20 साल 30 साल यूज होने के बाद उसको वेस्टेज बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो डीके होने का रेट होता है वो कम हो जाता है। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, उसको वेस्ट मान के जमीन के नीचे उसको दबा दिया जाता है, डेप्थ करके गड्ढा खोद के। तो फिर कहीं ना कहीं उससे भी आपको क्या है जो है पॉल्यूशन होता है, तो वो लैंड पॉल्यूशन कर रहा है, सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, या हो सकता है उसको हम नदी में या किसी वाटर रिसोर्सेज में छोड़ दिए तो वहाँ वाटर का पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये कुछ मेन कारण है
जिसके कारण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। अच्छा, यूरेनियम आपको पता है कि ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, हम लोग भी क्या करते हैं, उसका माइनिंग करते हैं, उसको निकालते हैं, तो उस माइनिंग करने के दौरान भी हो सकता है किसी तरह का रेडिएशन होने का खतरा है। तो ये सब कुछ कारण है जिससे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, रेडियो एक्टिव का इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में सबसे पहला बहुत मेजर इफेक्ट है। तो पहला ये क्या करता है, डैमेज द रिप्रोडक्शन सेल। आपके बॉडी का या किसी एनिमल का जो है रिप्रोडक्शन सेल को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, फिर स्किन सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, या स्किन बर्न भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये सब मेन कारण है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर रेडिएशन ज़्यादा है तो डिस्ट्रॉय रेटिना ऑफ आई, आपके आई का जो रेटिना है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पेन, आपका जो एज है, आपका जो लाइफ है उसको वो कम कर सकता है, क्योंकि रेडिएशन का खतरा इतना ज़्यादा होता है जिससे कि आपका जो लाइफ टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो ये मेजर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का इफेक्ट था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं और लास्ट पढ़ते हैं मैरीन पॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है कि समुद्र में या महासागर में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैरीन पॉल्यूशन कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है डिफिनीशन, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक केमिकल, प्लास्टिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, domestic waste are discharged into the sea which affect the biological process of the marine ecology is called marine pollution। कह रहा है कि समुद्र में भी काफी जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारा एनिमल्स है, बहुत सारा प्लांट है जो समुद्र के नीचे रहते हैं। तो कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, उस समुद्र में बहुत सारा हार्मफुल केमिकल, प्लास्टिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारा डाल देते हैं, जिससे उस सी का जो पानी है उसका क्वालिटी खराब हो रहा है। बहुत सारे जगह आप देखते होंगे कि जब जब तेल का हम लोग ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, शिप के माध्यम से करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, लीकेज होता है, या कभी कभी ऑयल जो है वह टंकी जो है उसका ऑयल टैंक है वो समुद्र में गिर जाता है, जिससे कि ऑयल पूरे सरफेस पर स्प्रे हो जाता है, जिससे कि वो पूरा एक्वेटिक एनिमल जो है, एक्वेटिक प्लांट है, उसके लिए वह अनफेवरेबल हो जाता है। तो पॉल्यूशन का मतलब हो गया कि अगर हम लोग ओशियन में, सी में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला दे रहे हैं जिससे उसका क्वालिटी खराब हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग मैरीन पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि मैरीन पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सी वाटर। इसका मतलब है कि समुद्र के पानी में अगर उसके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंडीशन में चेंज कर दे रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैरीन पॉल्यूशन कह रहे हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर कर सकते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।